सतीश यादव वर्सेस सतीश एंड अदर्स 2026 का मामला। हाल ही में मार्च में ही डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फाइनल मेन डिसीजन नहीं आया है इस केस में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस केस की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले थोड़ा सा अलग फैक्ट बता दूं कि यह जो मामला है 2007 का मैटर था हत्या का। 2009 में इसमें चार्ज फ्रेम किए गए थे और यहाँ पर मामला अभी ट्रायल कोर्ट में चल ही रहा था। ट्रायल कोर्ट ने ये जो आपकी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है ना, ये फाइनल डिसीजन को लेकर नहीं पहुंचा, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट था वो उसने अभी फाइनल डिसीजन दिया ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ट्रायल कोर्ट फाइनल डिसीजन देने से पहले की सिचुएशन थी कि जब नीचे वाली कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया तो चार्ज फ्रेमिंग जो ऑर्डर था उस पर जो मजिस्ट्रेट था वो उसने सिग्नेचर नहीं किए। अब इसी टेक्निकल कमी को लेकर के डिसीजन से कुछ समय पहले ही जो एक्यूज पार्टी थी वो हाई कोर्ट पहुंच गई रिवीजन में, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो अभी केस में हुआ नहीं है। इसी कमी को लेकर के हाई कोर्ट में आपका रिवीजन डाल दिया पार्टी ने। अब यहाँ पर सेकंड पार्टी ने एसएलपी डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर हाई कोर्ट क्यों डाला एसएलपी, सुप्रीम कोर्ट तक बात क्यों पहुंची? सुप्रीम कोर्ट तक बात इसलिए पहुंची क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है फिर से ट्रायल करने की बात कह दी कि भाई फिर से आप इसमें विचारण करो। तो यहाँ पर पार्टी जो थी दूसरी वो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची स्पेशल लीव पिटिशन लेकर। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्पेशल लीव पिटिशन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। अब आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मामला कहानी शुरू होती है गांव के ज़मीनी विवाद से, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि गांव में मोस्टली जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, मर्डर्स होते हैं, उनमें मेन टारगेट जो है आपका प्रॉपर्टी रहता है। वो भी इसी केस में भी वही बात थी। दो पार्टीज थी, सतीश यादव और उनके लोग थे और दूसरी तरफ सतीश और अन्य थे। संदीप यादव और उनके लोग थे और सतीश और अन्य थे। यहाँ पर सबसे पहले मतलब प्रॉपर्टी को लेकर के एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ। अब यह है कि पहले तो केवल एक हल्की फुल्की कहासुनी होती है, लेकिन वो कहासुनी धीरे धीरे बड़े बड़े झगड़े में तब्दील होकर एक दिन स्थिति में आ जाते हैं कि दोनों पार्टीज एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। वो इस केस में हुआ। पहले छोटा मोटा विवाद हुआ, वो छोटा सा विवाद झगड़े में बदल गया, झगड़ा बढ़ा, मारपीट हुई, उसके बाद वो मर्डर तक पहुंच गया। अगर हम अब इसमें लीगल प्रोविजन देखें तो कौन कौन से लगेंगे। मामला फिर एफआईआर तक पहुंचा, केस हुआ। अब एफआईआर में कौन से सेक्शंस इंक्लूड हुए, तो एफआईआर में 302 आईपीसी, क्योंकि 2007 का मैटर है भी। अगर हम यहाँ पर अब बीएनएस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपका 103 सब सेक्शन फर्स्ट हो जाएगा हत्या, क्योंकि टू जो है मॉब लिंचिंग के लिए आता है। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जो है 109 आईपीसी सीआरपीसी सॉरी बीएनएस आ जाएगा। उसके बाद 147 जो रियोटिंग आपका बलवा वो 191 में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि वो लोग 5 से ज़्यादा थे। अब ये है, अब आप यहाँ पर देख रही है धाराएं अपने आप में छोटी नहीं है, सारी धाराएं बहुत रिगोरियस हैं। अब मतलब ये कोई छोटा केस नहीं था, बल्कि बहुत एक सीरियस क्रिमिनल ट्रायल था। लेकिन ट्रायल बहुत लंबा चला, 14 साल। लेकिन अब प्रेजेंट की जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके अकॉर्डिंग ये आपका 7 के हिसाब से लगभग 17-18 साल का टाइम पीरियड उसको निकल चुका है। लेकिन ये तब की ये जो इसमें 14 साल का लंबा ट्रायल, मतलब जो आपका ट्रायल कोर्ट है उसमें लगभग 14 साल तक ट्रायल चला, 2023 तक चला था। क्योंकि उसके बाद जो है समथिंग आपका 22-23 तक, क्योंकि उसके बाद फिर ये रिवीजन वगैरह में एसएलपी में सुप्रीम ऊपर वाले कोर्ट में पहुंच गया। इसमें क्या था कि 2007 में, जैसे मैंने कहा 2007 में इसमें अपराध हुआ था। 2009 में चार्ज फ्रेम हुए थे, गवाह आए, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, केस चलता रहा, क्योंकि 2007 कहाँ 9 में चार्ज फ्रेम हुआ और उसके बाद आप लोग देखते हैं कि 26 तक भी ये मामला भी आपका चल ही रहा था। ठीक है, 14 साल निकल गए इसी तरीके से ट्रायल कोर्ट में मामले को चलते चलते। अब आप जानते कि इतने साल में कुछ तो इसमें ऐसे जो आपके विटनेस थे जो मतलब बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, कुछ की मृत्यु हो गई। सबको उम्मीद थी कि अब फैसला आएगा, फैसला आएगा, लेकिन यही है कि कोर्ट में फैसले के चक्कर में पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती हैं। अचानक एक केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये क्या ट्विस्ट था भाई? देखिए, जब केस खत्म ही होने वाला था, मतलब भाई इतने साल तक केस चला, पार्टीज ने गवाह भी बुजुर्ग हो गई, कुछ की डेथ हो गई जस्टिस की आस में, लेकिन जब मामला खत्म ही होने वाला था तो तब बाद में एक चीज पता निकल करके आई। क्या निकल करके आई? कि भाई जो चार्ज था वो प्रॉपरली साइन नहीं था, यानी कि चार्ज फ्रेमिंग के ऑर्डर पर मजिस्ट्रेट ने सिग्नेचर ही नहीं किया, टेक्निकल मिस्टेक हो गई। अब यहाँ मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है, मतलब दूसरी पार्टी को क्लू मिल गया उस मामले को बीच में अटकाने का। अब पार्टी कहाँ पहुंच गई? दूसरी पार्टी वो रिवीजन में पहुंच गई हाई कोर्ट। जी हाँ, दूसरी पार्टी ने रिवीजन डाला हाई कोर्ट में, क्योंकि अभी डिसीजन तो फाइनल हुआ नहीं था, डिसीजन पर मामला आने ही वाला था। अब यहाँ हाई कोर्ट का फैसला क्या है? हाई कोर्ट ने कहा कि तो बहुत बड़ी गलती है
पूरा ट्रायल गलत हो गया। मतलब जो हाई कोर्ट में पहुंचा उसमें लगभग 14-15 साल तक मामला निकल चुका था और यहाँ पर हाई कोर्ट का कहना है कि ये बहुत बड़ी गलती है और इसने पूरा ट्रायल गलत है, शुरू से कार्रवाई चलाओ। एक तो लगभग 15-16 साल का एक लॉन्ग पीरियड निकल चुका है, 1 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है और आप कह रहे हो फिर से ट्रायल चलाओ और आदेश दिया कि फिर से पूरा ट्रायल करो, डी नोवो ट्रायल। उसके बाद फिर ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये कि मतलब दिक्कत क्या थी कि हाई कोर्ट के डिसीजन से, भाई हाई कोर्ट के डिसीजन से दिक्कत थी। कैसे ही बताओ? अगर सोचो फिर से ट्रायल होता, 14-15 साल की मेहनत बेकार, गवाह फिर से लाना मुश्किल क्योंकि बुजुर्ग हो चुके थे, आना बस की नहीं था, चीज़ें जो मेमोरी थी वो माइंड से धूमिल हो चुकी थी। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि रिफ्रेश मेमोरी बीएसए में कहाँ दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ की डेथ भी हो गई। ठीक है, कुछ गवाह तो अब जिंदा भी नहीं थे, जस्टिस डिले हो जाता क्योंकि पहले ऑलरेडी आप इतना लंबा समय ले चुके, उसके बाद फिर से ट्रायल, तो ये जस्टिस मिलने के बजाय ये जस्टिस से दूर होना था। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो हाई कोर्ट का डिसीजन जो था ये फिर से ट्रायल का कोई दूरदर्शी मामला नहीं था। उसके बाद मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। यहीं पर चीज़ें रुकने वाली नहीं थी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ एक टेक्निकल मिस्टेक, सिग्नेचर मिसिंग ही तो था, क्या उससे पूरा ट्रायल फिर से होगा? पर सिग्नेचर मिसिंग था लेकिन उस पूरे प्रोसीजर में कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी जिससे दोनों में से किसी भी पार्टी के साथ अनजस्टिस हुआ हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, केवल एक सिग्नेचर मिसिंग की वजह से लगभग 14-15-16 साल पुराने केस को फिर से चलाया जाए। एक नई दशक से ज्यादा की व्यवस्था को फिर से आप शुरू करो, फिर से एक न्यायालय के अंदर एक नया बोझ बढ़ाओ केस का। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत पावरफुल और बहुत दूरदर्श और बहुत रिलीवेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया क्या कि हर छोटी गलती से ट्रायल खत्म नहीं होता। भाई दूसरा कोर्ट ने उसमें क्या क्या देखा देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे केस को एनालिसिस किया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया वो क्या था कि एक्यूज्ड को सारे चार्जेस पता थे। भाई बेशक चार्ज फ्रेमिंग ऑर्डर पर मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर नहीं थे, लेकिन वो जो एक्यूज्ड था उसको सारे चार्जेस पता थे कि उस पर कौन कौन से जो है सेक्शंस के अंतर्गत कौन कौन से ऑफेंसेस को लेकर चार्ज फ्रेम किया गया है। वो गुमराह नहीं था, भुलावे में तो वो था ही नहीं। दूसरा, सारे आरोप उसको पढ़कर भी सुनाए गए थे। उन्होंने पूरा ट्रायल फेस किया, किसने? एक्यूज ने, और क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया। तो भाई मिस्टेक कहाँ हुई है? यहाँ पर तो कोई मिस्टेक ट्रायल कोर्ट से वैसे नॉर्मली हुई नहीं है। अब यहाँ इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीट्रायल की ज़रूरत नहीं है, वहीं से ट्रायल शुरू होगा जहां से नीचे वाले ट्रायल कोर्ट में चल रहा था और रिवीजन फाइल किया गया था। अब यहाँ पर कोर्ट का गोल्डन रूल क्या था, गोल्डन प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट का, कि जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, न्याय महत्वपूर्ण है देन टेक्निकलिटीज, तकनीकियों से। ठीक है, और सिंपल भाषा में अगर कहें तो अगर गलती से किसी को नुकसान नहीं हुआ तो फिर से केस दोबारा शुरू नहीं होगा। फाइनल डिसीजन दे दिया कि वे सारी प्रक्रिया वैलिड थी, केवल एक टेक्निकल कमी के सिग्नेचर नहीं हुआ। आप 15, 16, 17 साल पुरानी मेहनत को बेकार नहीं कर सकते। जहां ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा था वहीं से आगे उसको कंटिन्यू किया जाए। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो वो सेक्शंस बताएंगे, आर्टिकल्स बताएंगे जो मैंने पूछा है। उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि BNSS में अगर चार्ज में कोई गलती होती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो कहाँ दिया हुआ है, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।